नमस्कार। मुंबई के दादर इलाके से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। शो की हम शुरुआत करेंगे पंजाब की खबर के साथ, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस के सीएम चेहरे को लेकर चल रहे घमासान के बीच आज कांग्रेस ने ऐलान किया है कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। चन्नी अब मालवा इलाके की भदौर सीट से भी चुनाव लड़ेंगे। चन्नी के चमकौर साहिब से चुनाव लड़ने का ऐलान पहले ही हो चुका है। तो क्या चरणजीत सिंह चन्नी ही होंगे कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार? अरविंद केजरीवाल ने इस खबर के आने के कुछ ही मिनट बाद ट्वीट कर कहा कि मैंने कहा था कि हमारे सर्वे के मुताबिक चन्नी जी चमकौर साहिब से हार रहे हैं। आज कांग्रेस ने ऐलान किया कि वो 2 सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब सर्वे सच है। रायबरेली सदर सीट से विधायक अदिति सिंह के कांग्रेस छोड़ने का खामियाजा लगता है उनके पति अंगद सिंह को भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस ने पंजाब के नवाशहर से विधायक अंगद सिंह का टिकट काट दिया है। अंगद सिंह की जगह कांग्रेस ने सतबीर सिंह सैनी को उम्मीदवार बनाया है। अदिति सिंह हाल ही में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गई थी, जिसके बाद से अटकलें लगाई जा रही थी कि कांग्रेस अंगद सिंह को टिकट नहीं देगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। आज समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हम हर चुनौती के लिए तैयार हैं, वो जगह और समय बताएं। दरअसल कल गृह मंत्री अमित शाह ने मुजफ्फरनगर में कहा था कि योगी सरकार में लूट, हत्या और बलात्कार के मामलों में कमी आई है। अखिलेश यादव को लाज नहीं आती। हिम्मत हो तो अपने समय के आंकड़े लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। तो वहीं अमित शाह के बयान पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर ये जवाब दिया। उन्होंने कहा, हम हर चैलेंज के लिए अभी तैयार हैं। सच को तैयारी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो जगह बताएं, समय बताएं। और अखिलेश बाबू को मैं सुनता था, कल भी कहकर गए यहाँ, उनको लाज भी नहीं आती, झूठ भी इतने जोर से बोलते हैं कि कोई सच बन जाता है। उन्होंने कहा कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक नहीं। अखिलेश बाबू, आज सार्वजनिक कार्यक्रम में मैं आंकड़े लेने आया हूं। हिम्मत हो तो आपके समय के आंकड़े लेकर कल प्रेस वार्ता करिए। आपके शासन की अपेक्षा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 5 साल में डकैती के अंदर 70% की कमी हो गई मित्रों। रिकॉर्ड है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बुलंदशहर में एक रैली को संबोधित किया। इस समय उन्होंने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी तीनों को घेरा। उन्होंने कहा कि चाचा भतीजे की पार्टी के लिए सैफई परिवार का विकास ही सब कुछ था, बहन जी के लिए भतीजे का विकास ही सब कुछ था, और भाई बहन की पार्टी को आपदा आने पर भारत की याद नहीं आती, उन्हें इटली की याद आती है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बाबा जी की ब्रेकिंग न्यूज़, बीजेपी के आपराधिक छवि के उम्मीदवारों का शतक पूरा होने में बस एक की कमी। अब तक आपराधिक छवि के 99 उम्मीदवारों को टिकट दे चुकी है बीजेपी। चाचा भतीजे की पार्टी के लिए विकास तो सैफई परिवार का विकास ही उनका सब कुछ था। वे उससे बाहर ही नहीं निकल सकते थे, उससे बाहर उन्होंने देखा ही नहीं था। और बहन जी के लिए तो भतीजे का विकास ही सब कुछ था। भाई बहन की पार्टी के लिए तो जब कोई आपदा आती है तब उनको भारत याद नहीं आता, भारत के नागरिक याद नहीं आते, तब उनको इटली में नानी याद आती है। 5 साल तक जो अपने बिलों के अंदर डूबे हुए थे, चुनाव आते ही अब फिर सिर उठा करके गर्मी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम कि 10 मार्च के बाद गर्मी शांत हो जाएगी। ये तो डबल इंजन की सरकार है, इसमें माफिया और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं। यहां पर तो हर व्यक्ति के सम्मान की रक्षा होगी, सुरक्षा सबको, सम्मान सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। मेरठ की सबसे हॉट सीट सरधना पर
ज़बरदस्त सियासी टक्कर देखने मिल रही है। बीजेपी से यहाँ पर संगीत सोम प्रत्याशी हैं, तो वहीं उनकी टक्कर होगी समाजवादी पार्टी आरएलडी के प्रत्याशी अतुल प्रधान से। सरधना से देखिए रविश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित विधायकों में से एक संगीत सोम की इस बार सियासी डगर आसान नहीं है। 2 बार के विधायक रहे संगीत सोम पर मुजफ्फरनगर के दंगा समेत आधा दर्जन मामले दर्ज हुए थे। बेगमपुर गांव में चुनाव प्रचार करते वक्त वो लोगों को कहते हैं कि अखिलेश सरकार मुगलों जैसी थी। अखिलेश यादव जी मुगल शासक हैं और वो भी मुगल ही हैं, और वो कहाँ से आ गए? ये गठबंधन नहीं है, ठग बंधन है। और जयंत चौधरी जी को ठगा गया अखिलेश यादव के द्वारा। अब क्या करें, जयंत चौधरी जी अच्छे थे लेकिन फंस गए बेचारे के चुंगल में, क्योंकि पहले मुलायम सिंह जी ने अजीत सिंह को खत्म किया था, आज अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को खत्म कर दिया। संगीत सोम का दावा है कि उनके ऊपर दंगे समेत सारे आरोप खत्म हो गए हैं, लेकिन उनको टक्कर दे रहे अतुल प्रधान साइकिल के निशान से गठबंधन के उम्मीदवार हैं। अतुल प्रधान को पिछली बार हार का मुंह देखना पड़ा था। अतुल प्रधान पर भी 30 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, लेकिन वो सफाई में क्या कहते हैं सुनिए। राशन बांटने के मुकदमे दर्ज हुए मुझ पर। अच्छा। अभी मैंने प्रधानमंत्री जी को झूठा बोल दिया। आप हमें बता दीजिए, झूठे का कोई प्राइवेसी हो तो बता दो आप हमें। उस पर भी मुकदमा दर्ज हुआ? उस पर भी मुकदमा हुआ। अभी 2 तारीख को मेरठ में आए थे प्रधानमंत्री जी, उसके बाद में भी मुकदमे दर्ज लगातार कर रहे हैं। 3-4 मुकदमे दर्ज कर लिए। सरधना के अगर जातीय आंकड़ों को देखें तो मुस्लिम यहाँ निर्णायक मतदाता है। 80 से 90 हजार मुस्लिम, 60 हजार से ज्यादा ठाकुर, 50 हजार जाट, करीब 50 हजार से ज्यादा अनुसूचित जाति और 40 हजार गुर्जर मतदाता है। मेरठ में बीजेपी की कोशिश है कि जिन्ना मुगल का नाम लेकर और कानून व्यवस्था के बेहतरी पर हिंदू वोटों को अपने पक्ष में किया जाए। हमारी बहन बेटी अगर कोई किसी की सवारी की बाट देख रही है, गुंडे और कुंडल लेके छीन के, कुंडल गुंडागर्दी सब खत्म। योगी 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 अभी योगी का बुलडोजर थमा नहीं है, योगी का बुलडोजर अभी चालू रहेगा। वहीं नौजवानों के बीच रोजगार और महंगाई का मुद्दा भी इस बार हावी दिख रहा है। सर मैंने डबल MA कर रखा है। तो नौकरी भी अच्छी कर रहे होंगे कहीं? सर कहीं नहीं कर। कहाँ मिलेगी? चीज सरकार से कहना चाहता हूँ, जो हमारी समस्याएं हैं, जो ये फ्री का गेम सारी सरकार खेल रही है ना, कोई पोस्टर ये लगा रहा है, कोई वो लगा रहा है कि ये फ्री देंगे हम, वो फ्री देंगे हम, स्कूटी देंगे हम, बिल माफ करेंगे हम, कोरोना काल का बिल सफा करेंगे। ये बिल्कुल गलत है। फ्री क्यों दे रहे हो? फ्री शिक्षा और एजुकेशन, 2 चीज फ्री मिलनी चाहिए देश के युवाओं को। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, महंगाई है। बताओ तेल 200 रुपये लीटर हो गया है जी। बताओ गांव में होता हुआ यहाँ पे जी, ताकि यहीं से ही शुरू होती है सरसों बुनी, और ये हमें दे रहे 200 रुपये लीटर। क्या करें बताओ आप? अब चुनावी नतीजे ही बताएंगे कि किन मुद्दों को तरजीह देकर लोगों ने वोट किया है। सरधना से प्रेम सिंह के साथ रविश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ऐसा ट्वीट किया जिसके बाद बीजेपी ने फिर से उन्हें निशाने पर ले लिया। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि महात्मा गांधी की हत्या एक हिंदुत्ववादी ने की, जिसके बाद बीजेपी ने राहुल गांधी को हिंदू विरोधी करार दिया। बापू की समाधि पर श्रद्धांजलि देने के साथ साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्ववाद के बीच एक बार फिर लकीर खींचने की कोशिश की। उन्होंने ट्वीट किया कि एक हिंदुत्ववादी ने गांधी जी को गोली मारी थी। सब हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गांधी जी नहीं रहे। जहां सत्य है वहां आज भी बापू जिंदा हैं। गांधी जी ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी। आज उनके शहीद दिवस है। आज ये दिन गोडसे ने उसकी हत्या की थी। और वो कौन लोग थे? गांधी जी हमेशा श्रम का सम्मान किए। ये शोषण करने वाले लोग हैं, वही लोग जो नहीं चाहते कि मेहनत कर लोग ऊपर आए, और इस कारण से गोडसे ने उसकी हत्या की षड्यंत्र पूर्वक। कभी राष्ट्रवाद पे सवाल उठाए। राहुल गांधी के इस ट्वीट पर बीजेपी ने उनको हिंदू विरोधी करार दिया है। अरे भैया, हिंदुत्व इस देश की आत्मा है, इस देश की संस्कृत संस्कार है, और इस देश के पंथ निरपेक्षता की गारंटी है। ये आपके समझ में नहीं आ रहा है तो अपने पुरखों से आप पूछ लीजिएगा, अपने पुरखों के इतिहास से पूछ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जी कहीं न कहीं ये हिंदू बैशिंग करके एक सैडिस्टिक प्लेजर का अनुभव करते हैं। कहीं न कहीं हिंदुओं के खिलाफ ट्वीट करना, उनके खिलाफ बोलने से
उनको एक परम आनंद की अनुभूति होती है। ये दुखद है। इससे पहले राहुल गांधी जयपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए भी हिंदू और हिंदुत्ववादियों के बीच अंतर करने की कोशिश कर चुके हैं। तब उन्होंने कहा था कि देश हिंदुओं का है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। लेकिन हिंदू और हिंदुत्ववाद के बीच का जो फर्क राहुल गांधी बताना चाहते हैं, कांग्रेस के सहयोगी शिवसेना को भी वो समझ नहीं आ रहा। देखो, अगर हिंदुत्ववादी होता कोई असली, तो जिन्ना को गोली मारता, गांधी को क्यों गोली मारता भाई? पाकिस्तान की जो मांग थी वो जिन्ना की मांग थी। अगर हिम्मत थी आप मर्द थे, अपने मर्दानगी थी किसी में, ऐसे लोगों में, तो मैं मानता हूं पाकिस्तान की मांग करने के बाद जिसने यह हिंसा फैलाई, पार्टीशन किया, उनको कोई जाकर गोली मारता। उधर ग्वालियर में हिंदू महासभा के बैनर तले गोडसे दिवस मना रहे लोगों को पुलिस हटाने पहुंची तो कार्यकर्ताओं ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। नाथूराम गोडसे ने ही बापू की हत्या की थी। ऐसे गोडसे प्रेमियों की वजह से कांग्रेस के नेताओं को ये कहने का मौका मिल जाता है कि बापू हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। हस्तिनापुर से रवीश रंजन शुक्ला के साथ दिल्ली में उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र विधानसभा की ओर से निलंबित किए गए 12 विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रोक लगा दी, जिसके बाद अब विधान परिषद के एक मसले को लेकर महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने जा रही है। दरअसल विधान परिषद के 12 विधायकों की सूची राज्यपाल को इस सरकार ने सौंपी है, लेकिन अब तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। इसमें एक बात ये भी याद रखना चाहिए कि शुक्रवार के दिन जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया था, तब राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि विधानसभा और विधिमंडल के फैसले में कोई भी दखलंदाजी नहीं हो सकती है। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के साथ उनके चेंबर में धक्का मुक्की करने के आरोप में निलंबित 12 विधायकों को शुक्रवार को तब राहत मिली जब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी। कोर्ट ने इस निलंबन को असंवैधानिक और मनमाना कहा। मामले को कोर्ट ले गई बीजेपी ने इस फैसले का स्वागत किया। अब एक अन्य मामले में महाराष्ट्र सरकार अदालत जाने की तैयारी कर रही है। लगभग 2 सालों से विधान परिषद की 12 सीटें खाली हैं। राज्य सरकार ने इन सीटों को भरने के लिए एक सूची राज्यपाल को भेजी है, लेकिन अभी तक राज्यपाल ने इस पर कोई फैसला नहीं दिया है। जिस तरह से 12 विधायकों के निलंबन को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है, ठीक उसी तरह से हमें भी न्याय मिलेगा और जो समाज के अलग अलग तबके के लोग हैं जिनका नाम हमने राज्यपाल महोदय को दिया है, वो विधान परिषद में विधायक बनेंगे। यही हमारा प्रयास है और इसके लिए हम मुख्यमंत्री से भी चर्चा करेंगे। आश्चर्य की बात यह है कि शुक्रवार के दिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राज्य सरकार के नेताओं ने कहा था कि ऐसे मामलों में आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि विधानसभा अध्यक्ष कर सकते हैं। मुझे लगता है अब तक फैसला नहीं हुआ है। फैसला विधानसभा के अध्यक्ष ही करेंगे, विधानसभा करेंगे। बीजेपी यानी न्यायालय नहीं, बीजेपी यानी संविधान का किताब नहीं। हम देख लेंगे कानून, नियम, निर्णय। हमारे पास भी लोग बैठे हैं, पूरा निर्णय आने दो, पूरे कागज आने दो, तो देख लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी जीत मानने वाली बीजेपी अब महाराष्ट्र सरकार की ओर से अदालत जाने की तैयारी पर सवाल उठा रही है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट अपने तरीका करेगा तो अच्छा। नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे के बारे में कोर्ट ने निर्णय दिया, वो कोर्ट ने किया वो अच्छा। और जब 12 आमदार के बारे में कोर्ट ने अपने ऊपर टीका टिप्पणी की, उनका निलंबन गलत है बताया, तो कोर्ट बुरा। मुझे लगता है अपने हिसाब से कोर्ट के ऊपर टिप्पणी करना ठीक नहीं है।
राज्य सरकार की ओर से जिन 12 लोगों के नाम विधान परिषद के लिए राज्यपाल को सौंपे गए हैं, उनमें अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर का नाम भी शामिल है। शुक्रवार को अदालत की ओर से आए फैसले के बाद उर्मिला मातोंडकर ने देवेंद्र फडणवीस के एक ट्वीट पर जवाब देते हुए राज्यपाल द्वारा 12 एमएलसी की नियुक्ति न करने का मुद्दा उठाया था। जाहिर है कि राज्य सरकार के लिए अब यह बीजेपी के निलंबित 12 विधायकों बनाम विधान परिषद में 12 रिक्तियों को टालने का मुद्दा बन चुका है। महाराष्ट्र सरकार अब इसे लेकर अदालत जाने की तैयारी में है। मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।